हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी में हम गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की बड़ी नदियों में से गिनी जाती है, प्रायद्वीपीय नदी है और साथ ही साथ में इसकी लंबाई कितनी है तो कुल 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की जब बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है तो इसका उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत मानसरोवर में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयानडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को ही आंगसी ग्लेशियर कहा जाता है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और देखिए, जहां पे इस नदी का उद्गम होता है वहां पर इसका नाम होता है सांगपो, कहीं कहीं इसे यारुलुंग सांगपो भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होते हुए भारत में आती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और नीचे उतरती है, अन्य राज्यों में बहती है और उसके बाद जाकर बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। बात करते हैं कि इस बीच में इसके सफर में इससे कितनी सारी अनेक नदियां आकर मिलती हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बांध ये बनाती है, कौन कौन से नदी द्वीप बनाती है, कौन कौन से नए दर्रे बनाती है। देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जो है माजुली नदी द्वीप। मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं इस नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा कि तिब्बत में जहां पर इसका उद्गम होता है वहां पर इसे यारुलुंग सांगपो या फिर सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसे वहां पर दिहांग कहा जाता है। नीचे आते हैं हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, वहीं असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। अर्थात भारत के असम में इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र पड़ता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का हमने पूरा डायग्राम बनाया है जो यहाँ पे उद्गम से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के समापन तक का बना हुआ है। अर्थात मेघना नदी जब इसमें आकर मिलती है उसके बाद ये समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी पर। यह नदी जो है यह अत्यधिक तीव्र ढलान वाली नदी है। इसका मतलब है कि यह जब इससे पानी जब बह के आता है तो बहुत ही तीव्र गति से बहकर आता है, जिसके कारण यह मार्ग परिवर्तन करने के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। अर्थात ये नदी जो है वो बहुत ज्यादा अत्यधिक मार्ग परिवर्तन करती है, साथ ही साथ में जल का जो बहाव है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से होता है। इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इस नदी के अन्य नाम कौन कौन से। तिब्बत में यारलुंग सांगपो, आंध्र प्रदेश में सियांग या दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना। इसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से और कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो हमें सहायक नदी याद रखना है वो है, सबसे महत्वपूर्ण जो नदी याद रखेंगे एक तो पद्मा अर्थात गंगा नदी याद रखेंगे, दूसरी हम याद रखेंगे तीस्ता, तीसरी हमें याद रखना है मेघना, चौथी हम याद रखेंगे लोहित और दीवांग, लोहित और दीवांग, दीवांग, और एक मानस नदी। इसके साथ साथ में हम महत्वपूर्ण इन नदियों को याद रखेंगे और अन्य अगर आप नदियां याद रखना चाहें तो इस मैप पे जितनी भी नदियां बनी हुई हैं उन सभी नदियों को आप याद कर सकते हैं। देखिए, यह नदी एक सांगपो कैनियन का भी निर्माण करती है। सांगपो कैनियन मतलब सांगपो अर्थात ब्रह्मपुत्र का नाम है और ब्रह्मपुत्र एक कैनियन बनाती है जिससे ही सांगपो कैनियन कहा जाता है। बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियों में ये कहां कहां किस किस नदी से आकर मिलती है। देखिए, सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी निकली वो निकली तिब्बत मानसरोवर से। यहाँ पे ग्लेशियर कौन सा है तो ग्लेशियर का नाम है आंगसी ग्लेशियर और कहीं कहीं इसी ग्लेशियर को चेमयानडुंग ग्लेशियर भी कहा जाता है। वहां पर इसका नाम होता है सांगपो या फिर यारुलुंग सांगपो। क्या? यारुलुंग सांगपो, यारुलुंग सांगपो। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के आगे बढ़ने की। जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो ये यहाँ पे यांग्याप दर्रा बनाती है, यांग्याप दर्रा बनाती है जिससे ही सांगपो कैनियन कहा जाता है, जिसके आगे सांगपो कैनियन है। मतलब एक दर्रा बनाती है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, जिसके आगे ये सांगपो कैनियन बनाती है। फिर बात करते हैं जब ये नदी और आगे बढ़ती है तो यह दो भागों में विभक्त होती है। अर्थात समझ लीजिए ये ब्रह्मपुत्र नदी बहते बहते आ रही है, इसके बाद ये अपनी दो धाराएं बढ़ती है। ये मेन ब्रह्मपुत्र नदी आगे निकल जाती है लेकिन इसकी दो धाराएं कट जाती हैं। एक धारा को कहा जाता है लोहित और दूसरी को कहा जाता है दीवांग। देखिए, पहली जो धारा है वो कहलाती है दीवांग और दूसरी जो धारा है वो कहलाती है लोहित।
और जो लोहित नामक ये धारा है, इसी धारा पर भारत का सबसे लंबा पुल स्थित है, जिसे कहा जाता है भूपेंद्र हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.16 किलोमीटर है। कहीं कहीं इसे 9.50 किलोमीटर भी लिखा जाता है। बात करते हैं कि भूपेंद्र हजारिका पुल कहाँ बनाती है, तो ये लोहित नदी पर भूपेंद्र हजारिका पुल स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की ही यह एक शाखा है। इसके बाद यह नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें दो नदियां आकर मिलती है, एक का नाम है बूढ़ी दिहांग और दूसरी का नाम है सुबनसिरी। देखिए, बूढ़ी दिहांग और सुबनसिरी दोनों नदियों के बीच में एक बूढ़ी दिहांग आकर मिली, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मपुत्र बह रही थी, बूढ़ी दिहांग आके मिली, उसके नीचे देखेंगे सुबनसिरी आके मिली, और इन दोनों नदियों के बीच में जो एक भाग पड़ता है, वहां पर ही भारत का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे कहा जाता है माजुली नदी द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप कहां पर बनाती है, किन दो नदियों के बीच में बनाती है, तो सुबनसिरी और बूढ़ी दिहांग के बीच में बनाती है। फिर बात करते हैं मानस नदी की। देखिए, मानस नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र से आकर बाद में मिलती है, अर्थात मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मपुत्र निकली तिब्बत से, उसके बाद उसकी दो शाखाएं बटी, एक बढ़ गई लोहित, एक बढ़ गई दिवांग। लोहित में भूपेंद्र हजारिका पुल लगा दिया हमने, और नीचे आए, यहाँ से आ गई सुबनसिरी, नीचे से आ गई बूढ़ी दिहांग, इन दोनों के बीच में बन गया माजुली द्वीप। उसके बाद और नीचे निकले तो उसके बाद आ गई मानस नदी। मानस नदी के किनारे ही भारत का मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस नेशनल पार्क स्थित है। फिर बात करते हैं कि जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है कापिली नदी या कपिली नदी, और एक संकोश नदी, जो कि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि कामरूप नगर जो है वो कपिली नदी के किनारे स्थित है। कामरूप नगर पूछा गया है एग्जाम में, किस नदी के किनारे, तो कपिली नदी के किनारे है। फिर बात करते हैं, ये नदी जब आगे बढ़ती है, देखिए ये नदी अभी तक माजुली द्वीप बना चुकी है, उसके बाद सांगपो कैनियन बना चुकी है, डिब्रूगढ़ बांध बना चुकी है, यहाँ पर भूपेंद्र हजारिका पुल लोहित में भूपेंद्र हजारिका पुल बना चुकी है। फिर बात करते हैं, ये नदी आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र आती है तो इसी पर ये पद्मा से आकर मिलती है, जो होती है गंगा। मतलब यहाँ से आ रही थी गंगा, जिसे कहा गया पद्मा, और इसी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम रखा जाता है जमुना। जमुना कहा जाता है इसे, और यहाँ से गंगा को कहा जाता था पद्मा। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो इनका नाम पड़ जाता है पद्मा, और इसके बाद आकर इसमें अंत में एक और नदी मिलती है जिसका नाम होता है मेघना, और अंत में यह नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। मतलब जब ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में समाती है उसका नाम होता है मेघना, क्योंकि वो गंगा से आकर मिलती है और गंगा के बाद आकर वहां पे मेघना नदी भी मिलती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैप की बात की जाए तो इतना सफिशिएंट होगा। मैप के हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो एक बार रिवाइज कर रहे थे कि क्या क्या चीजें बची हुई हैं या क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम चेमयानडुंग ग्लेशियर या फिर आंगसी ग्लेशियर से होता है। इसका अन्य नाम की बात की जाए तो इसका अन्य नाम कौन कौन सा है, तो हमने पढ़ा कि इसे यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो उसे यहाँ पे दिवांग कहा जाता था। फिर नीचे बात करें हम असम की, असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ये बाद में आकर पद्मा से मिलती है। उसके बाद इसकी सहायक नदियों में मेघना, तीस्ता, मानस आदि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां हैं। फिर लोहित और दिवांग की बात की जाए जो इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है। लोहित में भारत का सबसे लंबा बांध भूपेंद्र हजारिका पुल बना है। डिब्रूगढ़ बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। साथ ही साथ में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि है माजुली नदी द्वीप, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। उसके बाद सुबनसिरी नदी जो है इसे ही गोल्ड रिवर कहा जाता है, अर्थात सबसे ज्यादा जो सोने का उत्पादन होता है वो इस नदी पर होता है, सुबनसिरी नदी पर, तो इसे ही गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कामरूप नगर किस नदी के किनारे है, तो कपिली नदी के किनारे कामरूप नगर है। बूढ़ी दिहांग किसकी सहायक है, तो ब्रह्मपुत्र की बूढ़ी दिहांग सहायक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यह नदी कहाँ पर अपना समापन करती है, तो बंगाल की खाड़ी पर, बे ऑफ बंगाल पर यह अपना समापन करती है। इतना ब्रह्मपुत्र नदी के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे कि अनेक जो अन्य नदियां बची हुई थी, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां थी वो किस प्रकार थी, उनको हम थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे। उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।